हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाटा टेक्नोलॉजी आईपीओ के बारे में, ना स्टॉक के बारे में, कि अब जिन लोगों को अलॉटमेंट मिल गया है, अब जो लोग एग्जिट कर चुके हैं बहुत बढ़िया। अब बहुत से लोग कंफ्यूज होंगे कि क्या और ऊपर जा सकता है या फिर अभी निकल जाना चाहिए अगर आपने लिस्टिंग गेन के लिए लगाया, या फिर अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हो तो क्या करना है। सेकेंड थिंग, जिन लोगों को अलॉटमेंट नहीं मिला है उनको क्या अभी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जैसे कि मुझे नहीं मिला है। सो इन सारी चीज़ों को ना हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। एंड दिस वीडियो इज़ जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पज, जहाँ पर मैं अपने थॉट्स आपको शेयर कर रहा हूँ, राइट। इट इज़ नॉट एन रिकमेंडेशंस, और मैं अपना व्यू पॉइंट बताऊंगा कि कैसे हम कंपनी को एनालिसिस कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम एक रेशो को समझने वाले हैं, दैट इज़ पीई मल्टीपल्स, और इसके इंपॉर्टेंस को हम इस वीडियो में बहुत डिटेल में समझेंगे। सो स्टे ट्यून्ड एंड मेक श्योर टू वॉच फुल वीडियो। यू विल गेट good insights about the valuation, company analysis and investments. सबसे पहले बात करते हैं टाटा टेक्नोलॉजी का जो आईपीओ था उसका हायर प्राइस बैंड था 500 रुपीज, और उस टाइम पर जो पी मल्टीपल्स था वो 32 के पी मल्टीपल पर ट्रेड कर रहा था। दैट मीन्स कि इशू हो रहा था। बट आफ्टर लिस्टिंग फर्स्ट डे का जो क्लोजिंग था अराउंड 1300 समथिंग रुपीज़ था, और अगर हम उस टाइम की पी कैलकुलेट करते तो वो क्लोज टू 82-83 आ रहा था, विच इज़ मोर और लेस सेम ऑफ केपीआईटी जो इसका मेन कॉम्पिटिटर है। सबसे पहले बात करते हैं कि आईपीओ जो आया था वो 500 के प्राइस बैंड पे आया था, 32 पी के मल्टीपल पर आया था। अब बहुत से लोगों ने आईपीओ में पैसे लगाए थे, बहुत ज़्यादा आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हुआ था, कुछ लोगों को मिला, कुछ लोगों को नहीं मिला, मुझे भी नहीं मिला। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या हमें इसको होल्ड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, या फिर क्या ये राइट टाइम है इसमें और पैसा लगाने का। तो सबसे पहली बात, जिन लोगों को अलॉटमेंट मिल गई है ना, अब देखो आपका पर्पस क्लियर होना चाहिए। क्योंकि अगर आप आईपीओ में पैसा लगाते हो, जैसे अगर मैं आईपीओ में पैसा लगाता ना, तो मेजरली वो इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से नहीं होता है, मैं लिस्टिंग गेन के लिए पैसा लगाता हूँ। क्योंकि मुझे भी पता है, ठीक है, एक लॉट से कुछ नहीं होने वाला, नीदर इन द लिस्टिंग गेन और नॉर इन द इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव पर से। बट हाँ, ये होता है कि शॉर्ट टर्म में आपका अच्छा पैसा जो है वो बन जाता है अगर आपको अलॉटमेंट मिल जाती है तो। सो जिन लोगों ने लिस्टिंग गेन के लिए पैसा लगाया होगा ना, उनको तो पहले दिन पर ही 1300 के करीब पर ही निकल जाना चाहिए 150-60% का गेन लेकर के, विच इज़ ह्यूज गेन, ठीक है। और ऐसे आईपीओज बार बार लिस्ट नहीं होते, बहुत कम आईपीओज आपको ऐसा गेन जो है वो देते हैं। सेकंड थिंग, कुछ लोग जो होंगे वो इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से इसमें पैसा लगाया होगा, और अगर मान लो कि उनको अलॉटमेंट मिल जाती है तो उनको क्या करना चाहिए। देखो, जब आपका इन्वेस्टमेंट का पर्सपेक्टिव है ना, तो आपको कुछ भी नहीं सोचना है, उसमें कंटिन्यू रहना है इन्वेस्टेड फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जो भी आपने सोचा हुआ है। और एज एंड व्हेन स्टॉक विल करेक्ट, जैसे हम आगे बात करेंगे, तो उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको और एड ऑन करते जाना है, बट निकलना नहीं है। अगर आप इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से इसको सोचते हो तो द आइडिया एंड थॉट इज क्लियर। अब बात हम उनकी करते हैं जिनको अलॉटमेंट नहीं मिली है, जैसे मुझे भी अलॉटमेंट नहीं मिली है। इंडस्ट्री इज गुड, फ्रेंचाइज इज गुड, विच इज टाटा। तो अभी टाटा की हर एक स्टॉक्स ले लो, वो सारे बुलिश है, और इस आईपीओ का अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला था। ऑलमोस्ट 150-60% के प्रीमियम पर ये आईपीओ जो है वो लॉन्च हुआ है। बट आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि जो आईपीओ लिस्ट होगा वो 900 to 1000 के करीब होगा, विच इज ऑलमोस्ट 95-100%। तो पैसा तो इसमें बनना था, वो पक्का था, राइट। और ये स्टॉक अभी भी अपने 140% के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है। अब देखो, कहने का ये नहीं मतलब है कि हम आईपीओ के प्राइस से तो इसको कंपेयर ही नहीं कर सकते। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि क्या हमें इसमें पैसा लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। सो अभी तक हमने ये देखा कि अगर जिनको अलॉटमेंट मिल चुकी थी और अगर वो लिस्टिंग गेन के लिए लगाएं तो उनको निकल जाना चाहिए। इवन अगर अभी भी उन्होंने होल्ड किया हुआ है तो उनको अभी भी निकल जाना चाहिए। ज़्यादा उम्मीद नहीं लगाना चाहिए कि अभी तक मुझे 150% का गेन मिल चुका है तो एक महीने के अंदर में वो पैसा और डबल हो जाएगा, ठीक है। ऐसा बहुत रेयर होता है, और ज़्यादा ग्रीड फिर भारी पड़ जाता है। सेकेंड थिंग, जो लोग इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से आईपीओ में पैसा लगाए थे उनको होल्ड करके रखना है, उनको कुछ भी नहीं करना है। और एज एंड व्हेन 25% 30% जो स्टॉक होगा वो करेक्ट होगा, आप उसमें फर्दर इन्वेस्टमेंट करने की सोच सकते हो, फर्दर पैसा ऐड ऑन कर सकते हो 20-25% के करेक्शन पर। अब बात करते हैं थर्ड कैटेगरी की, जो फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाहता है इस स्टॉक में। सबसे पहला, कंपनी इज फंडामेंटली वेरी स्ट्रांग। सेकेंड थिंग, कंपनी की अब जो स्टॉक प्राइस है वो
एक्सपेंसिव हो चुकी है थोड़ी सी, अगर हम बात करते हैं इसके कंपैरिजन टू इट्स कॉम्पिटिटर्स। अभी आई एम एक्सपेक्टिंग कि थोड़ा सा करेक्शन आएगा, क्योंकि अभी आईपीओ लिस्ट हुआ है, तो आईपीओ के टाइम पर बहुत ज़्यादा इसका डिमांड था, बहुत ज़्यादा फोमो में लोगों ने इन्वेस्टमेंट भी किया होगा, पैसे भी लगाए होंगे, जिनको नहीं मिला होगा वो अभी भी इसमें पैसा लगा करके बैठ गए होंगे। अब होता क्या है कि मैक्सिमम 90 to 95% आईपीओ जो आपको अच्छा गेन देते हैं 100% और प्लस, होता क्या है कि वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम करेक्ट करता है, क्योंकि उस टाइम पर उस आईपीओ का बहुत ज़्यादा डिमांड होता है और बहुत से लोग क्या करते हैं फोमो में वहाँ पर पैसा लगा देते हैं और वो एक्सपेंसिव हो जाता है, राइट। तो ये थोड़ा सा टाइम लेता है उसको करेक्ट होने में। तो होता क्या है कि सबसे पहले स्टॉक प्राइस लिस्ट होता है एंड देन उसके बाद में वो थोड़ा करेक्ट होगा, करेक्ट होने के बाद में वो थोड़ा कंसोलिडेट करेगा एंड दैट इज द राइट टाइम जहां पर हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए एंड देन वहां पर फिर से वो रैली लेगा। अब मैं ये नहीं जानता कि स्टॉक कितना % करेक्ट होने वाला है या फिर कितने टाइम तक वो कंसोलिडेशन में रहेगा और उसके बाद में रैली देने वाला है, बट देर इज हाई पॉसिबिलिटी कि हो सकता है अभी ये लिस्ट होने के बाद में थोड़ा और ऊपर चला जाए और लोग क्या करेंगे इसमें और पैसा डालेंगे कि यहाँ से ये और ऊपर जा रहा है बिकॉज द मार्केट इज करेंटली बुलिश, और देर इज हाई पॉसिबिलिटी कि फिर वहाँ से उसके बाद वो करेक्शन होगा उसमें, ठीक है। तो आई एम नॉट सेइंग कि कितना % होगा क्योंकि वो मुझे भी नहीं पता है। एंड द थर्ड थिंग, जब कंसोलिडेशन होगा दैट इज द राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन दी पर्टिकुलर स्टॉक। तो अब आपको क्लियर आइडिया मिल चुका होगा कि हमें कब इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना है। देखो, अगर हम आईपीओ मार्केट की बात करते हैं तो अभी तक का ये ट्रेंड है कि मोर देन 30-40% जो आईपीओज आते हैं वो आपको अच्छा लिस्टिंग गेन देता है। अब उस 30-40% में 90% प्लस जो कंपनियां होती हैं जो आपको अच्छा लिस्टिंग गेन देते हैं, दैट मीन्स कि जो कंपनियां 100% लिस्टिंग गेन देती है और अब होता क्या है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो करेक्ट होता है एंड देन करेक्ट होने के बाद में वो कंसोलिडेशन फेज में जाते हैं एंड देन वहां से एक रिकवरी आती है और वहां से एक बुलिशनेस दिखता है उस पर्टिकुलर स्टॉक में। एंड द सेम इज गोइंग टू हैपन विद दी टाटा टेक्नोलॉजी। अब हो सकता है शॉर्ट टर्म में ये स्टॉक थोड़ा सा और ऊपर चला जाए। अब उससे क्या होगा कि जो लोग फोमो में बैठे होंगे कि अब ये स्टॉक भागने वाला है तो वो क्या करेंगे और पैसा डालेंगे, बिकॉज मार्केट राइट नाउ इज बुलिश और टाटा के सारे स्टॉक्स तो बुलिश चल ही रहे हैं और सारे स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो हो सकता है आपको अगर इवन यहाँ से थोड़ा ऊपर भी जाएगा तो थोड़ा पॉइंट आपको मिस करना पड़ेगा, बट इवेंचुअली देयर इज करेक्शन जो कि होने वाला है, ठीक है। बट इवेंचुअली इट विल करेक्ट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एंड दैट इज द राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक। अब देखो, मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि जो टाटा टेक्नोलॉजी का स्टॉक है वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। देखो, जब कंपनी के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होती है या फिर उसके पास्ट परफॉर्मेंस, लिस्टिंग प्राइस, ठीक है, या फिर कंपनी जो है वो नई नई लिस्ट हुई होती है ना, तो उस केस में क्या होता है कंपनी के पास हमारे पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होता है। अब देखो, टाटा टेक्नोलॉजी का स्टॉक एक्सपेंसिव क्यों है ये हम बात करते हैं। अब इसमें सबसे पहले जो हम करने वाले वो पीयर टू पीयर कंपैरिजन करने वाले हैं, जिसमें हम एक मल्टीपल को देखने वाले हैं और थोड़ा मैं बिजनेस के बारे में बताने वाला हूँ इन कंपैरिजन टू इट्स कॉम्पिटिटर्स, जो कि मैं मेनली कवर करने वाला हूँ KPIT जो इसका मेन कॉम्पिटिटर है। देखो, पीयर टू पीयर कंपैरिजन का मतलब क्या होता है, दो तरह के कंपैरिजन होते हैं। पहला होता है इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करना, दैट इज फ्रॉम दी DCF मॉडल, डिस्काउंटेड कैश फ्लो मॉडल, और दूसरा होता है पीयर टू पीयर कंपैरिजन। जब हम डिस्काउंटेड कैश फ्लो मॉडल लगाते हैं ना, तो उस केस में हम क्या करते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ कंपनी की ग्रोथ, कंपनी के फाइनेंशियल्स, कंपनी की प्रोजेक्शंस करते हैं और उसी के बेसिस पर हम एक रैंडम नंबर जो होता है वो कैलकुलेट करते हैं बेस्ड ऑन वेरियस एजम्पशंस। वेयर है जब हम पीयर टू पीयर कंपैरिजन करते हैं तो उस केस में हम कंपनी की वैल्यूएशंस को मेजर करने की कोशिश करते हैं इन रिलेटिव टू इट्स peers or in relative to the companies operating in the similar industry having the similar size or similar operating in the similar business, right? इससे क्या होता है कि हम कंपनी की जो वैल्यूएशंस को मेजर करने की कोशिश करते हैं कंपनी एक्सपेंसिव है कि नहीं है इन कंपैरिजन टू इट्स पीयर्स करते हैं कि ऑपरेटिंग इन दी सिमिलर इंडस्ट्रीज। तो इस केस में क्या होता है ना कि आप क्विक डिसीजन मेकिंग कर सकते हो, एजम्पशंस कम लेने पड़ते हैं, एज वेल एज आप सिर्फ और सिर्फ कंपनी को इवैल्यूएट नहीं कर रहे हो, कंपनी को इवैल्यूएट कर रहे हो विद इट्स कॉम्पिटिटर्स, इट्स इंडस्ट्री पीयर्स, तो जिससे कि आपको पूरे इंडस्ट्री की अंडरस्टैंडिंग होती है। वैल्यूएशंस को डिटेल में हम किसी और वीडियोस में कवर करेंगे, बट आज के लिए मैं आपको बताता हूं कि हम पीयर टू पीयर कंपैरिजन में सर्टेन मैट्रिक्स को चेक करते हैं, कंपनी के बिजनेस को समझने की कोशिश करते
करते हैं इन कंपैरिजन टू इट्स पीयर्स, कहाँ पर प्रोज है, कहाँ पर कौन से। फॉर एग्जांपल जैसे अगर हम टाटा टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो टाटा टेक्नोलॉजी का जो कस्टमर कॉन्सेंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा है। 70-80% जो रेवेन्यू है इसके टॉप 5 क्लाइंट से आता है। टॉप 5 क्लाइंट्स में भी सबसे बड़ा जो इसका कस्टमर है, जहाँ से 30-40% की जो रेवेन्यू आती है वो आती है इसके प्रमोटर टाटा मोटर्स से। अब इससे क्या होता है कि इसका इतना बड़ा जो वॉल्यूम है ना वो सिर्फ और सिर्फ टाटा मोटर्स से आ रहा है। सो वेयर एज अगर हम बात करते हैं केपीआईटी का, तो केपीआईटी का क्लाइंट टेल जो है वो वेल डाइवर्सिफाइड है, क्योंकि केपीआईटी का जो 70-80% जो रेवेन्यू है वो आता है उसके टॉप 20 क्लाइंट बेस से। तो आप कह सकते हो कि वेल डाइवर्सिफाइड क्लाइंट पोर्टफोलियो है केपीआईटी का। अब इसके साथ साथ ना आपको ये भी समझना चाहिए कि जब आप ये चीज़ देखते हो तो उसमें किसके पास में ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है टू इंक्रीज दी मार्जिन्स। तो सिंपल सी बात है केपीआईटी के पास में ज़्यादा होगी। वाई? बिकॉज देखो टाटा के केस में क्या है कि टाटा मोटर्स जो है उसका प्रमोटर है, जहाँ से उसकी 40% की वॉल्यूम ग्रोथ आती है। तो अब इस केस में इसका सिंपल सा अंडरस्टैंडिंग निकलता है कि केपीआईटी के पास में ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है कि अपने मार्जिन को इंप्रूव कर सकता है, वेयर एज टाटा टेक्नोलॉजी के पास में कम है, क्योंकि टाटा टेक्नोलॉजी को ना चाहते हुए भी अपने प्रमोटर को कैटर करना ही पड़ेगा, दैट इज द टाटा मोटर, जहाँ से उसका ह्यूज वॉल्यूम आता है। ठीक है, और अपने आप प्रमोटर्स को ही आप हाई वॉल्यूम पर, हाई मार्जिन पर नहीं बेच सकते, क्योंकि ये जो स्टेटमेंट टाटा टेक्नोलॉजी के सीईओ ने खुद कहा था, राइट, कि ये जो कंसंट्रेशन है ये कंटिन्यू रहने वाला है, धीरे धीरे ग्रेजुअली क्या करने वाले वो कम करेंगे, डाइवर्सिफाई करने की कोशिश करेंगे, बट जब तक डाइवर्सिफाई नहीं होता मार्जिन्स जो होगा वो इंप्रूव होने के चांसेस जो हैं होते हैं वो कम होने वाले हैं। और जब तक ये डाइवर्सिफाई नहीं होगा तब तक जो मार्जिन्स इंप्रूव होंगे ना उसके चांसेस कम है। अब देखो पी रेशो को ना मैं एकदम सिंपल से क्रक्स के साथ में समझा देता हूँ। सपोज अगर एक कंपनी का पी मल्टीपल 20 टाइम्स है ना, 20 मल्टीपल में है, तो उसका मतलब क्या होता है कि आप उस कंपनी से 1 रुपये अर्न करने के लिए 20 रुपये अभी पे कर रहे हो। दैट मीन्स कि अगर उस कंपनी में कोई ग्रोथ नहीं है ना तो वो कंपनी आपको हर साल 1-1 रुपये देगी, तो आपको 20 साल लगेगा वो पैसा जो आप अभी इन्वेस्ट कर रहे हो ना उसको रिकवर करने में। एंड दैट इज वाई हम क्या देखते हैं, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, दैट इज द पीई मल्टीपल्स। अब आपको ये समझना है कि जो पी होता है, इसीलिए हम बोलते हैं कि पी जितना ज़्यादा होगा उसकी जो वैल्यूएशन होगी वो रिलेटिवली क्या होगी, हाई होगी। बट हमें क्या देखना होता है, सोलली नहीं देखना होता है ये रेशियो, हमें देखना होता है इसके कॉम्पिटिटर्स के साथ में। होता क्या है कि इसके पी मल्टीपल्स के भी बहुत सारे मैट्रिक्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जिस कंपनी का ग्रोथ हाई होगा उसके पी मल्टीपल्स भी हाई होंगे, क्योंकि आपका जो पैसा है वो वहाँ से जल्दी बन जाएगा। तो इसी तरह से हमें क्या करना होता है, हमें कंपेरिजन करना होता है इसके कॉम्पिटिटर्स के साथ में। इससे अब आपको पी रेशियो का एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल चुका होगा। तो जैसे अभी टाटा टेक्नोलॉजी का जो पी रेशियो चल रहा है वो क्लोज टू 78-80% के बीच में चल रहा है, वेयर एज जो केपीआईटी का मेन कॉम्पिटिटर है उसका 83% के करीब चल रहा है। तो अब इस केस में आपको ये समझना है कि अभी जो वैल्यूएशंस की हम बात कर रहे हैं खास करके टाटा टेक्नोलॉजी की, वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड पर है, रिलेटिवली है। लेट इट करेक्ट फॉर सम, ठीक है, इसको थोड़ा सा करेक्ट होने दो, एंड देन उसके बाद में हम ये डिसाइड करेंगे कि क्या हमें इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। एंड फॉर श्योर इसमें एक एंट्री पॉइंट तो मिलने वाला है आने वाले टाइम में, जस्ट मार्केट को थोड़ा कूल ऑफ होना है। अब ये जो वीडियो है ना इसमें ना हमने फंडामेंटल एनालिसिस किया है ना ही टेक्निकल एनालिसिस, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस के लिए तो हमारे पास में पास्ट हिस्टोरिकल डेटा ही नहीं है, और फंडामेंटल एनालिसिस भी हमने नहीं किया। हमने कुछ टच पॉइंट्स किए जैसे कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो क्या होता है, बिजनेस के बारे में थोड़ा सा हमने समझा, और हमने एक जनरल अंडरस्टैंडिंग लेने की कोशिश की है बेस्ड ऑन दी परफॉर्मेंस ऑफ दी अदर आईपीओ मार्केट्स, अदर आईपीओस, राइट। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो, और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज डू सब्सक्राइब। ऐसे और कंटेंट जो है वो मोर फ्रीक्वेंटली मैं लाता रहूँगा। थैंक यू।